प्रस्तुत हैं गुजराती, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और प्रवासी लेखन के विशेषांक। शुरू करते समय जो अभियान बहुत बड़ा, अपने मान के बाहर, अविश्वसनीय और असंभव सा लगा था, अब धीरे धीरे शक्ल पाने और साकार होने लगा है, संभवता का विश्वास जगाने लगा है। तो इसका पूरा श्रेय रमणिका दी का है। रमणिका दी की जगह अपनी पीढ़ी की उन अगुआ स्त्रियों में है जिनके पैरों के निशान बाद की पीढ़ी के लिए रास्ता बनाते हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था उस ठौर तक आ पहुँचने के रास्ते पर उनके सफर की निशानी है। वह रास्ता उन लोगों ने अगर नहीं नापा होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि आज भी हम उनसे अगले सफर पर नहीं बल्कि उनसे पीछे हैं। अनुभव के असंभव अभियानों में छलांग लगा देने के बाद जो दृष्टि मिलती है वो व्यक्ति की निजी उपलब्धि हुआ करती है। वो कोई सहज स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं, उसकी नाप पीढ़ी दर पीढ़ी विकास की शब्दावली में नहीं की जा सकती। उसके आगे बहुत बार तत्काल अगली पीढ़ियां भी पिछड़ी रह जाती। उनके वैयक्तिक अर्जन को सामाजिक बनाने के लिए उस दृष्टि का वितरण और आदान प्रदान कई बार बाद की पीढ़ियों का काम रहता है। लेकिन रमणिका जी की बात अलग है। उनकी जिंदगी में वैयक्तिक और सामाजिक में कोई अंतर नहीं, दोनों एकाकार हो चुके हैं। और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो अपने आप में एक दुर्लभ दिशा है और तो शायद कहीं और नहीं, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उनको संगठन की धाक और औजार के जरिए संभाव्यता प्रदान करता है। उन जैसे लोगों की विरासत के प्रति हमारी पीढ़ी की अनिवार्य कृतज्ञता मुझे ये मेरा कर्तव्य और दायित्व बताती है कि उनके उत्तराधिकार के लायक हम भले न साबित हों, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि कारवां बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। इस कारवां को फैलाने और भी बड़ा बनाने की कोशिश भी इसका एक अंग। इन 5 अंकों में से एक हिंदी के प्रवासी लेखन व 4 अन्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के विशेषांकों का पूरा श्रेय उनके संपादकों का है, जिन्होंने कहानियों के चयन और अनुवाद की व्यवस्था के अलावा भूमिकाओं में अपनी थीम के इतिहास की भी निशानदेही की है। हमने तो अपनी तरफ से उनके काम को कठिन और श्रमसाध्य बनाया कि थीम भी निश्चित कर दी और उसकी ऐतिहासिक निशानदेही की फरमाइश भी रखी। तेलुगु के लिए जेएल रेड्डी और शांता सुंदरी, पंजाबी के लिए सुश्री जसविंदर कौर मिश्रा, मराठी के लिए सुश्री किरण सिंह और भारती गोड़े, गुजराती के लिए सुश्री किरण सिंह और सुश्री प्रज्ञा शुक्ल ने अपने गहन श्रम और सहयोग से हमें अनुग्रहित किया है। इतने बड़े आयोजनों में जो भी जितनी दूर तक जितना भी साथ दे उतना भी आयोजन को पूर्णता की दिशा में उतनी दूर ले ही जाता है। इसे मैं प्रबंधन कौशल का स्त्री संस्करण कहती हूँ। प्रबंधन कौशल या कहें रिसोर्स मैनेजमेंट। रमणिका फाउंडेशन में इसकी कार्यान्वित कुशलता मैंने देखी और सीखी। शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि बहुत सी कमियां और कमजोरियां खोज निकाली जा सकती हैं, खोज निकाली जाएंगी भी, लेकिन ये कोई ऐसी शोध परियोजना नहीं है जिसके पीछे कोई बड़ा संस्थान या आर्थिक प्रायोजन या शोधार्थियों की बड़ी टीम काम कर रही है। यह रमणिका जी के व्यक्तिगत प्रायोजन और स्वैच्छिक सहयोगियों का अपना निस्वार्थ प्रयास है। ऐसी अनेक घटनाओं के नाम गिनाए जा सकते होंगे जिन्हें प्रतिष्ठा के हिसाब से यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इस सिलसिले में एक बात तो यही कि एक निश्चित विषय वस्तु के विविध रूपों और रूपांतरों की तलाश है इस आयोजन में। जरूरी नहीं कि सबके पास उस विषय वस्तु की कहानी मौजूद होगी। दूसरी बात, लेखिकाओं से इस अभियान में भागीदारी की प्रार्थना के साथ सहयोग मांगा गया था। यथासंभव इस प्रार्थना को प्रचार प्रसार दिया गया था, क्योंकि यह अनुष्ठान जितना हमारा उतना ही उनका अपना भी था, या कम से कम हम ऐसा ही सोचना चाहते थे। इसके बाद भी अगर सहयोग नहीं मिला या फिर समय के बाद मिला तो हम केवल क्षमा प्रार्थी ही हो सकते हैं। तीसरी बात, संपादक का चुनाव और निर्णय उसका अपना अधिकार है। हालांकि ये विमर्श कथा के संकलन है, यहाँ निर्णायक आधार स्त्री मुक्ति की विषय वस्तु को ही माना गया है, कलात्मक
मानसिकता को नहीं, क्योंकि जांच भी मुक्ति चेतना के प्रसाद की ही की जानी है। लेकिन कहानी में उस चेतना की उपस्थिति या अनुपस्थिति को लेकर संपादक की दृष्टि और व्याख्या से ही अंतिम निर्णय किया गया है। लेकिन फिर भी इस विषय वस्तु के पूरे इतिहास या कि एक एक कहानी की निशानदेही का कोई शोधात्मक दावा हम नहीं कर सकते। बस केवल इतना ही कि ये अपनी तरह से पहला प्रयास है। फिलहाल स्त्री विमर्श के अध्येताओं में इसका बहुत स्वागत भी हो रहा है। हमारे लिए यही बहुत संतोष की बात है। अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन हिंदी में स्त्री के पक्ष को सामने रखने की जिम्मेदारी अन्य अनुशासनों में शायद कुछ एक छिटपुट प्रयासों के अलावा ज्यादातर, बल्कि शायद केवल कविता, कहानी, आत्मकथा आदि साहित्यिक गतिविधियों के रूप में ही संभाली गई है। नतीजा या तो स्त्री की पीड़ा का बखान या फिर उसकी शक्ति के महिमा गान में ही अपना मनोतोष खोज लिया जाता है। स्त्री शक्ति का मतलब विद्रोह की उन दिशाओं से है जो पुरुष द्वारा कोख पर कब्जे और देह पर दखल की ज्यादतियों और शुचितावादी नैतिकता के एक तरफा कानूनों और सजाओं के खिलाफ जाती दिखाई देती है, जिन्हें आसानी से लोग अनैतिकता का झंडा और नैतिकता की खिलाफत का पर्याय भी समझ बैठते हैं। कुल मिलाकर हिंदी भाषी समाज के एक हिस्से में स्त्री पुरुष के बीच एक द्वेष और आक्रोश का संबंध और परस्पर आक्रामकता की संस्कृति पनपती दिखती है। लेकिन इसका अर्थ वास्तव में आचरण के मूल्यों को पुनः परिभाषित करना और नए समता मूलक परस्परता के सम्मान गर्भित मूल्यों को उन्मेष देना और स्त्री को केवल शरीर को केवल काम वस्तु, कब्जे और दखल का सामान समझने वाले मूल्यों का विरोध करना है। यह मूल्य की संभावना मात्र को नष्ट कर देने की इच्छा नहीं है, जैसा कि प्रायः समझ लिया जाता है। कहानी संवेदना के भीतरी इलाकों का लैंडस्केप रचकर यात्रा में साझेदारी का आमंत्रण देती है। इसलिए वो फासलों को पाटने का, पुल बनाने का काम कर सकती है। स्त्री पुरुष के परस्पर आक्रामकता कोई नई दुनिया नहीं रच सकती। पुरानी दुनिया का ध्वंस भी नई दुनिया की रचना के लिए ही काम में हो सकता है। जिस पितृसत्ता ने स्त्री के लिए वो पुरानी दुनिया, उसके कायदे कानून और कैद खाने रचे, उसी ने पुरुष के लिए भी मर्दानगी का, उसके फैलने बढ़ने पर रोक लगाने वाला सख्त खोल रचा और उसे अपनी हिंसकता में अकेला भी छोड़ दिया। स्त्री की मुक्ति में पुरुष की भी मुक्ति है, ये समझना स्त्री के साथ साथ पुरुष के लिए भी जरूरी है और हमारी आगामी नई दुनिया के लिए। रमणिका फाउंडेशन का ये अभियान आप सबके सहयोग से इसी दिशा में प्रस्थान का एक छोटा सा विनम्र प्रयास है। धन्यवाद।